नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अपने राजस्थान भूगोल का एमसीक्यू बैच चल रहा है और आज अपन जो है वो टॉपिक नंबर 2 के ऊपर चर्चा करेंगे। जो आपका टॉपिक रहने वाला है वह है भू आकृतिक प्रदेश। जो आपके सिलेबस के अंदर पहले ही नंबर पर जो सिलेबस के अंदर लिखा जाता है वह पॉइंट रहता है राजस्थान के अंदर भू आकृतिक प्रदेश। जबकि इससे पहले जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जो इससे पहले अपन ने पढ़ा था, राजस्थान का सामान्य परिचय। तो चूंकि उसके बाद में ये टॉपिक आता है और राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश के अंदर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है उसका जो है वह एक प्रकार से अध्ययन किया जाता है, जिसमें उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है, अरावली क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है पूर्वी भाग का और दक्षिण पूर्वी का हाड़ौती का पठार है, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा होती है। तो अभी अपन जब टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे तो वो सारा का सारा आपके एक सीक्वेंस रहेगा भू आकृतिक प्रदेश का, जो आपके रिविजन को भी अच्छे से जो है वो करवा देगा और साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे अपन शुरू करते हैं, देखिए आज का पहला प्रश्न जो रहने वाला है वह रहने वाला है कि आपके निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करना है आपको। जैसे कि 3 कथन दिए हुए हैं और आपको कूट चुनना है और कूट के हिसाब से सत्य कथन जो है वो कौन सा है उसका आपको जो है वह चयन करना है। जैसे कि पहला कथन है कि रामलोचन सिंह द्वारा राजस्थान को 1971 के अंदर 2 भौतिक प्रदेश के अंदर क्या किया गया है, बांटा गया है। दूसरा कथन है कि वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है 1968 के अंदर। तीसरा कथन है वर्ष 1994 में राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में तिवाड़ी और सक्सेना के द्वारा बांटा गया है। ये 3 अपने कथन है। तो बिल्कुल राजस्थान के जब हम भौतिक विभाजन की बात करते हैं, यानी कि ये आपको जो राजस्थान दिखाई दे रहा है यह राजस्थान शुरुआत के अंदर जो है वह एक प्रकार से पूरा का पूरा राजस्थान था, जिसे अलग अलग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार से बांटा था। तो राजस्थान का वर्गीकरण जो है वो सबसे पहले जो है वो वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था और वीसी मिश्रा ने जो है वह 1968 के अंदर किया था। और इस 1968 में इसने बताया कि राजस्थान जो है वह मुख्य रूप से 7 प्रकार के भौतिक प्रदेश के अंदर हो सकता है। अब इस 7 प्रदेश में इसने, जैसे कि उत्तर वाला क्षेत्र था वह उत्तरी नहरी सिंचित प्रदेश, इधर वाला शुष्क रेतीला मैदान, फिर अर्ध शुष्क रेतीला मैदान, फिर मध्यवर्ती जो है वह अरावली पर्वतमाला, फिर उत्तर पूर्वी जो है वह औद्योगिक क्षेत्र, फिर दक्षिण पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र और फिर इसने चंबल का बीहड़ जो है वह एक क्षेत्र दिया था। इस प्रकार से जो है वह आपके वीसी मिश्रा ने जो है वो 7 प्रदेश बताया। क्योंकि यह जो आपके वीसी मिश्रा वाला वर्गीकरण है यह अपने बोर्ड के द्वारा मान्य नहीं है, इसलिए अपने को पढ़ना नहीं होता है। तो दूसरा वर्गीकरण कौन सा आता है? दूसरा आता है आरएल सिंह का, जिसको रामलोचन सिंह भी कहते हैं, और इनके द्वारा 1971 के अंदर वर्गीकरण किया जाता है। और इन्होंने जो है वह राजस्थान को कितने भागों में बांटा? बड़े स्तर के ऊपर इन्होंने 2 भाग के अंदर बांटा। यानी कि इन्होंने कहा कि राजस्थान 2 भागों के अंदर बांटा जा सकता है। एक हो सकता है राजस्थान का मैदानी क्षेत्र, एक हो सकता है राजस्थान का पठारी क्षेत्र। तो इन्होंने इसे तो कहा राजस्थान का मैदान और इसे कहा राजस्थान का पठार। 2 भागों में इन्होंने पहले राजस्थान को बांटा था। फिर इन 2 भागों को जो है वह इन्होंने 4 भागों के अंदर अलग अलग बांट दिया। उन 4 भागों के अंदर जैसे कि एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क रेतीले मैदान के रूप में, तो इन्होंने कहा कि यह तो है राजस्थान का शुष्क रेतीला मैदान। और फिर जो अपन अर्ध शुष्क वाला पढ़ते हैं, क्योंकि यहां से राजस्थान के मध्य से 50 सेमी संवर्षा रेखा जाती है और यहां से एक 25 सेमी संवर्षा रेखा आती है, ठीक है। तो इन्होंने इस वाले पार्ट को तो कहा शुष्क रेतीला मैदान और इसे कहा इन्होंने राजस्थान बांगड़ प्रदेश। ये 2 भाग हो गए आपके किसके? राजस्थान के मैदानी क्षेत्र के। इसी प्रकार से इन्होंने इधर से एक अरावली पर्वतमाला और एक राजस्थान पठार के नाम से आगे 2 भागों में और बांटा। यानी कि यहां से जो है वह 1 2 3 4 ये 4 पार्ट जो है वह आपके बट जाते हैं। उसके बाद में इन्होंने जो है वह हर पार्ट को अलग अलग पार्ट में बांटा। जैसे कि आपके यहाँ पर शुष्क रेतीले मैदान में इन्होंने बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर 3 क्षेत्र यहाँ पर इनके मरुस्थलीय क्षेत्र को बांटा। इसी प्रकार से जो राजस्थान बांगड़ प्रदेश इन्होंने कहा था 25 और 50 सेमी के मध्य, इसको 4 भागों में इन्होंने बांटा था। घग्गर का मैदान, उसके बाद में शेखावाटी प्रदेश, उसके बाद में आपके नागौरी उच्च भूमि और फिर आपके गोडवाड़ प्रदेश। ये 4 पार्ट बांट दिए। तो टोटल 7 भागों के अंदर इन दोनों को बांटा था इसने। और 7 के अलावा जो है वह 5 भाग जो है वो इसने इधर से बांटे थे। यानी कि टोटल जो है वो कुल मिलाकर इसने इन चारों को जो है वह आगे कितने भागों में बांटा? तो 12 जो है वह उप प्रदेश के अंदर बांटा। यानी कि
छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बांटा। अभी जो एक एग्जाम हुआ था ईओआरओ का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के जो उप प्रदेश है वो टोटल कितने हैं। तो चूंकि यहां से 7 मिल रहे थे, ऑप्शन में 7 भी नहीं था, यहां से जो है वो 2 मिल रहे थे, ऑप्शन में 2 भी नहीं था, और इसके बाद में जो तीसरा अपन वर्गीकरण पढ़ते हैं जो अपने तिवाड़ी सक्सेना का है, तीसरा कौन सा है, तिवाड़ी और सक्सेना का, वह है आपका 1994 का, 1994 का। और इन्होंने जो है वह राजस्थान को कितने भागों में बांटा, 4 के अंदर बांटा। तो यहां से भी 4 मिल रहा था, ऑप्शन में थे 12 है कि 14 है कि 18 है कि कितने हैं। तो इस प्रकार से उसका आंसर जो बोर्ड ने भी माना था, और जब मैंने आंसर की बताई तब भी मैं आपको बता रहा था कि आरएल सिंह का जो वर्गीकरण है 12 उप क्षेत्र का, वो उसके अंदर आंसर सही माना था। इसलिए 12 जो है वह आपके छोटे से छोटे, अगर हम बात करें तो राजस्थान को 12 प्रकार के उप प्रदेश में बांटा जा सकता है। जो तिवाड़ी और सक्सेना ने 4 बांटे थे, इस 4 के अंदर जैसे कि एक तो इसने बांटा था उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, पहला पार्ट तो ये बांटा इसने। दूसरा इसने बांटा मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश या फिर अरावली पर्वतमाला। तीसरा भाग बांटा था पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। और चौथा जो हिस्सा था वह था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी कि हाड़ौती का पठार। ये 4 भागों के अंदर तिवाड़ी और सक्सेना ने बांटा था। और अपने जो एक प्रकार से बोर्ड के द्वारा जो माना जाता है वो तिवाड़ी सक्सेना का ही माना जाता है। यही 4 प्रकार आपको पढ़ने होते हैं। तो ईओआरओ के ही सेकंड शिफ्ट के अंदर वापस क्वेश्चन पूछा था कि सामान्य रूप से राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेश में बांटा गया था, वहां पर आंसर 4 माना था, क्योंकि ये वाला जो है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एक सुबह वाले जो शिफ्ट था फर्स्ट शिफ्ट, उसमें पूछ लिया था कि कितने उप क्षेत्र में बांटा है, तो फिर 12 आंसर होगा आरएल सिंह के अनुसार। और वीसी मिश्रा ने कितने में बांटा है, 7 के अंदर बांटा है। अब अपने आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। यह आपका क्वेश्चन था, यानी कि रामलोचन सिंह ने जो है वो मोटे मोटे रूप से जो है वो कितने भागों में बांटा है, 1971 में 2 पर। वीसी मिश्रा ने 7 में बांटा है 1968 के अंदर, और 1994 के अंदर 4 भागों में तिवाड़ी और सक्सेना ने बांटा है। इसका मतलब कूट में से सही कथन क्या होगा, तो इसका मतलब 1, 2 और 3 तीनों के तीनों ही जो कथन है वो क्या हो जाएंगे, इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का एक प्रकार से परीक्षण करना है और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। देखिए, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन की डिमांड है वो क्या है, एक बार वापस समझिए। इसके अंदर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राजस्थान को जो 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि देखिए यहां पर लिखा हुआ है पश्चिमी रेतीला मैदान, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पश्चिमी रेतीला मैदान, यहाँ पर है अरावली पर्वतीय प्रदेश, यहाँ पर है पूर्वी मैदान, और यहाँ पर है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 वही प्रदेश है जिन 4 भागों के अंदर किसने बांटा था, आपके तिवाड़ी और सक्सेना ने बांटा था, वही 4 भाग है। और उन्हीं 4 भाग का यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, प्रतिशत के अंदर भू क्षेत्र दे रखा है कि कितने प्रतिशत जो है वो भू क्षेत्र है इनका, ये बात कर रहा है। तो आपको केवल ये चीजें पता होनी चाहिए। तो इसके ऊपर एक अलग से मैंने क्लास भी बना रखी है कि एक सिंगल टेबल से किस प्रकार से आप सारी की सारी चीजें याद कर सकते हो। फिर भी एक बार के लिए देख लीजिए। राजस्थान के यहां से सिरोही से होते हुए एक बिल्कुल मध्य से जो है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। इस 50 सेंटीमीटर समरेखा के पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, इसे पहला भाग दिया था तिवाड़ी और सक्सेना ने, और इसे कहा था राजस्थान का उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, यह उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान जो है यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल 342,239.74 वर्ग किलोमीटर का 61.11% जो है वो क्षेत्रफल रखता है। कौन रखता है, यह आपका जो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है, पहली बात। दूसरा देखिए, राजस्थान के यहां बिल्कुल मध्य में से जो है वह एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है इस जगह पर, और उसे कहा जाता है मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश या फिर अरावली पर्वतमाला। यह अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 8.59% के ऊपर फैली हुई है। कितने पर है, 8.59 के ऊपर फैली हुई है। यह आपको दूसरा याद रखना है। फिर देखिए अगला, इन 4 जिलों को, कौन कौन सा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन 4 जिलों को यदि अलग निकाल दिया जाए तो इन 4 जिलों को बोला जाता है चौथा पार्ट, और ये जो बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं तीसरा पार्ट। तो ये तीसरा पार्ट कहलाता है पूर्वी राजस्थान का होने की वजह से पूर्वी और नदियों द्वारा एक मैदानी क्षेत्र है, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्वी मैदान। और ये पूर्वी मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23.3% के ऊपर फैला हुआ है। ये सारे के सारे आंकड़े जो वो हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार है, जो एकदम ऑथेंटिक है। तो 23.3 के ऊपर पूर्वी मैदान फैला हुआ है।
अब आ गया लास्ट आपका कौन सा, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस चौथे नंबर को कहा जाता है दक्षिण पूर्वी, चूंकि राजस्थान का यह है दक्षिण और पूर्व दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है वह इसको कहेंगे। और यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7% जो हिस्सा है उसके ऊपर फैला हुआ है। कितने पर है, 7% के ऊपर फैला हुआ है। ये राजस्थान के 4 भाग जो है वह किसने बांटे थे, तिवाड़ी और सक्सेना ने, और इनका जो एरिया है वो इस प्रकार से था। अब क्वेश्चन की जो डिमांड है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि राजस्थान के 61.11% के ऊपर कौन सा फैला हुआ है, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान फैला हुआ है। 61.11 पर फैला हुआ है, बिल्कुल एकदम कथन सही बात कह रहा है। राज्य के 9.60% के ऊपर अरावली पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है। अरावली कितने पर है, 8.59 पर है, ना कि 9.60 के ऊपर। इसका मतलब कथन क्या है, गलत है। राज्य के 23.03% के ऊपर पूर्वी मैदान का विस्तार है। 23.03 है या फिर 23.3 है, 23.3 है, क्योंकि 23.03 और 23.3 इन दोनों के अंदर रात दिन का अंतर है, क्योंकि इसका 3 का मतलब हो गया पीछे 0 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0.27। अब इतना डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब दोनों का मतलब एक नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, गलत, क्योंकि ये 23.03 है जबकि वो क्या है 23.3 है, इसलिए इसका ये कथन भी क्या होगा, गलत। फिर है राज्य के 6.37% भाग के ऊपर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। 6.37 के ऊपर नहीं है, कितने पर है, 7% के ऊपर है। इसका मतलब यह कथन भी क्या है, गलत। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, केवल कथन 1 जो है वह इसका सही होगा, बाकी 3 कथन जो है वो गलत होंगे। और यह तिवाड़ी और सक्सेना के वर्गीकरण की बात कर रहा है। जो हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंदर एरिया लिखा हुआ है वो मैंने आपको बताया है, जो सबसे ऑथेंटिक है एक प्रकार से। और ये 4 प्रकार से जो है वह तिवाड़ी और सक्सेना ने बांटे थे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान के संबंध में आपको क्या बताना है, असत्य कथन जो है उसका चयन करना है। हमेशा कोई भी प्रश्न करो तो उससे पहले असत्य, असुमेलित, सुमेलित, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर एक प्रकार से गोला बना लीजिए ताकि पता रहे। असत्य कथन का मतलब है कि गलत कथन जो है वह आपका चुनना है आपको, कि गलत कथन जो है वह इसमें से कौन सा है। तो देखिए पहले अपन मैप को जो है वो उठा लेते हैं। मैप क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का पहला कथन क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान के संबंध में। तो सबसे पहले तो अपन उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान बनाते हैं। तो हमें पता है कि सिरोही के यहां से एक 50 सेमी समवर्षा रेखा जाती है, और इस 50 सेमी समवर्षा रेखा जो है इसके इधर पश्चिम वाला पूरा का पूरा जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। यही कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11 पर फैला हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है। अब देखिए क्या बोल रहा है, यह शेष के द्वारा 50 सेमी समवर्षा रेखा द्वारा अलग होता है। शेष के द्वारा का मतलब है यह शेष राजस्थान जो है, कहने का मतलब ये जो है आपका उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान वाला हिस्सा, ये शेष राजस्थान, बाकी राजस्थान से 50 सेमी समवर्षा रेखा से अलग होता है। और उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान बिल्कुल 50 सेमी समवर्षा रेखा से ही अलग होता है, और उसके पश्चिम वाला पूरा का पूरा क्षेत्र उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान कहलाता है। बिल्कुल 50 सेमी जो है वह आपके समवर्षा रेखा हो जाएगी। यानी कि यह कथन क्या है, सही है। आपको क्या चुनना है, असत्य कथन। दूसरी चीज देखिए यहां पर इस उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान का अगर आप विस्तार देखेंगे ना, तो यह राजस्थान के एक तो कितने पर है, 61.11% के ऊपर तो यह फैला हुआ है, 61.11% पर। दूसरी चीज यह राजस्थान के 12 जिलों के अंदर फैला हुआ है, 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन कौन से है, देखिए सबसे पहला ये बीकानेर में, बीकानेर संभाग के 4 जिले हैं, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। फिर देखिए जोधपुर जिले के हैं, जोधपुर संभाग के हैं 5 जिले, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है और पाली। चूंकि सिरोही जो है वो जोधपुर में आता है लेकिन इस उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान में नहीं आता है। तो 4 जिले तो हो गए बीकानेर संभाग के, 5 हो गए जोधपुर संभाग के, 5 और 4 9 तो यही हो गए। फिर एक देखिए ये नागौर जिला है जो कि अजमेर संभाग का है, यानी कि 10 हो गए। फिर एक आ जाएगा सीकर जो कि जयपुर संभाग का है, एक और झुंझुनू है जो जयपुर संभाग का है। तो टोटल कितने हो गए, 4 इस संभाग से है, 5 इस संभाग से, 9 हो गए, एक नागौर 10 हो गया, सीकर 11 और झुंझुनू 12। इसका मतलब यह राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, 12 जिलों में फैला हुआ है 61.11% क्षेत्रफल पर। एक चीज और याद रखी है, यह उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान जो है यह राइलो क्रिटेशियस क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। कौन सी क्रम की चट्टान है, राइलो क्रिटेशियस क्रम की चट्टानों से यह बना हुआ है।
और इस उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को भी यहां से जो है वह एक 25 सेमी समवर्षा रेखा गुजरती है। ये इसको दो भागों में बांटती है। इसका इधर वाला हिस्सा जो है यह तो कहलाता है शुष्क रेतीला मैदान, इसको तो क्या बोलते हैं, शुष्क रेतीला मैदान। और यह वाला जो हिस्सा है यानी कि 25 सेमी से 50 सेमी के मध्य, यह कहलाता है अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। ठीक है, ये इसको दो भागों में बांटता है। अब एक बार वापस कथनों पर आइए। यह 33 सागर का अवशेष है। हाँ, साथ साथ ये भी आप याद रख सकते हैं कि यह जो आपका उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है, ये किसका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। अभी जो अपन ने यहाँ पर ये चार भाग देखे ना, इसमें जो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है यह आपका 33 सागर का अवशेष है। पहली बात, जो आपके अरावली पर्वतमाला है यह आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड। इसी प्रकार से जो पूर्वी मैदान है यह आपका 33 सागर का अवशेष है, 33 सागर। और जो हाड़ौती का पठार है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो सबसे पहले यानी कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ था ना, वो अरावली पर्वतमाला थी, जिसका सबसे पहला यानी कि सबसे प्राचीन जो है ना वो आपका कौन सा है, जो एक प्रकार से भौतिक प्रदेश, वो अरावली है। और सबसे अगर नया आपको पूछे तो वो कौन सा है, तो वो आपका है उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, ये सबसे नया है। ठीक है ना, ये भी इसमें याद रख सकते हैं। तो ये अवशेष हो गए आपके चारों के चारों किस किस के अवशेष है। तो यहां पर जो हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि यह किसका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। तो पहली बात, यह 33 सागर का अवशेष है जो कि राजस्थान के 11 जिलों में फैला हुआ है। नहीं, 11 नहीं है, ये राजस्थान के कितने जिलों में है, 12 जिलों में है। अभी अभी गिनाए थे 12 के 12। इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। आपको क्या चुनना है, असत्य कथन। इसका मतलब आंसर क्या होगा, यही होगा। आगे वाले देख लीजिए। इस उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान का निर्माण जो है वो राइलो क्रिटेशियस क्रम की चट्टानों से होता है। बिल्कुल होता है, एकदम सही बात है। और यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% पर फैला हुआ है। बिल्कुल, यह भी एकदम सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो क्या होगा, बिल्कुल आपके आंसर 2 हो जाएगा। ये उसके बारे में सामान्य जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आता है 3। तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो है वह वापस किसके बारे में है, उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान के बारे में ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि महान मरुस्थल का जो भाग है वो कौन सा है। अब पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि महान मरुस्थल किसे कहते हैं। तो आपके अभी वापस आइए एक बार, यहां से हमने एक रेखा गुजारी 50 सेमी समवर्षा रेखा, और इस 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम का पूरा भाग उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान कहलाता है। और इस उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को भी यहां से एक समवर्षा रेखा गुजरती है जिसका नाम है 25 सेमी समवर्षा रेखा। ये इसे दो भागों में बांटती है। इसमें से एक भाग जो है वह कहलाता है आपका शुष्क रेतीला मैदान, और दूसरा वाला जो भाग है यह कहलाता है आपका अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। क्या कहलाता है, अर्ध शुष्क रेतीला मैदान, या फिर इसे ही हम कहते हैं राजस्थान बांगड़ प्रदेश, राजस्थान बांगड़ प्रदेश, या फिर इसे ही हम कहते हैं लघु मरुस्थल। क्या बोलते हैं, लघु मरुस्थल। जबकि इस शुष्क रेतीले मैदान जो है इसे हम कहते हैं महान मरुस्थल। क्या कहते हैं, महान मरुस्थल। तो पहली चीज तो अब मैं ये पता चल गई कि महान मरुस्थल का मतलब क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि महान मरुस्थल का भाग कौन सा है, तो महान मरुस्थल का मतलब हमें पता चला कि जो शुष्क रेतीला मैदान है उसे ही महान मरुस्थल कहते हैं। अब इस महान मरुस्थल के अंदर दो चीजें पाई जाती है, पहले तो वो समझिए। इस महान मरुस्थल या शुष्क रेतीले मैदान में एक तो जो है वह यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर जो है वह उल्टे त्रिभुज के समान एक पठारी क्षेत्र मिलता है इस जगह पर। क्योंकि पठार जो होता है वह बालू के स्तूप जो होते हैं, रेत के जो स्तूप होते हैं, उनसे मुक्त होता है। इसलिए इस क्षेत्र को पहला नंबर दिया जाता है और बोला जाता है कि यह किस प्रकार का है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। यानी कि इस क्षेत्र के अंदर बालू के स्तूप नहीं पाए जाते हैं। जबकि इसके अलावा जो इस 25 सेमी के इधर बचा हुआ है ये पूरा का पूरा पार्ट, इस पार्ट को बोला जाता है बालू का जो स्तूप होता है, बालू का स्तूप, इसका युक्त क्षेत्र कहा जाता है इसको। ठीक है,
इस टोटल आपके शुष्क रेतीले मैदान का 41.5% कौन सा होता है, ये बालू का स्तूप मुक्त होता है, जबकि 58.5 जो है वह कौन सा होता है, बालू का स्तूप युक्त वाला होता है। और ये जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, इसमें प्रमुख रूप से कुछ चीजें मिलती है। क्योंकि ये पठारी क्षेत्र जो है, पठारी होने की वजह से यहाँ पर एक तो क्या मिलती है, भूगर्भीय जल पट्टी मिलती है, जिसको लाठी सीरीज बोलते हैं, लाठी सीरीज बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो है आपके भूगर्भीय जल पट्टी यानी कि जो भूजल है उसकी मात्रा यहाँ पर मिलती है। और इस लाठी सीरीज की वजह से ही यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान का पहला नलकूप खोदा गया था, जिसे चंदन नलकूप भी कहते हैं, जिसे थार का गढ़ा भी बोला जाता है इस चंदन नलकूप को। यह भी किस में था, इसी क्षेत्र में था। इसी क्षेत्र के अंदर बाड़मेर के अंदर पचपदरा रिफाइनरी है, पचपदरा रिफाइनरी है यहाँ पर। और इस क्षेत्र में पचपदरा रिफाइनरी क्यों है, क्योंकि वहां पर पेट्रोलियम उपस्थित है। यानी कि इस वाले क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पर चूना पाया जाता है, यहाँ पर जिप्सम पाया जाता है, और यहाँ पर जीवांश की भी उपस्थिति है। और इस जीवांश की वजह से यहाँ पर पेट्रोलियम जो है उसके अवशेष भी मिलते हैं, किसके अंदर, इस बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में। जबकि बालू का स्तूप जो युक्त क्षेत्र है, यहां पर मुख्य रूप से राजस्थान के बालू के स्तूप मिलते हैं, जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, इस बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें एक संरचना मिलती है जिसको ढांड कहा जाता है। ढांड जो होती है वो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप का जो धसा हुआ हिस्सा है उसको कहा जाता है ढांड। ये इसके अंदर मिलने वाली एक संरचना है। इसी प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर खडीन भी मिलता है, इस क्षेत्र के अंदर रन या फिर टाट भी मिलता है। ये इस क्षेत्र में मिलने वाली प्रमुख संरचनाएं हैं। इसी प्रकार से बालू का स्तूप मुक्त में मिलने वाली ये संरचनाएं हैं। पहली बात तो होगी शुष्क रेतीले मैदान की। अब हम बात करते हैं अर्ध शुष्क रेतीला मैदान या फिर राजस्थान बांगड़ प्रदेश या फिर लघु मरुस्थल। इसको 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला हिस्सा यहाँ पर आता है और इसे कहा जाता है घग्गर बेसिन, क्योंकि यहां से घग्गर नदी बहती है इसलिए इसको घग्गर बेसिन कह दिया। और इस घग्गर बेसिन की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है इसके द्वारा राजस्थान में चंबल नदी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अवनाली का अपर्दन किया जाता है। इसीलिए इसके जो प्रवाहित क्षेत्र है घग्गर बेसिन का, उसे नाली प्रदेश के रूप में राजस्थान में जाना जाता है। फिर आता है चूरू, झुंझुनू और सीकर का जो संक्रांतिक क्षेत्र है, यह एक प्रकार से 300 मीटर की गहराई पर स्थित है। इसीलिए इसको जो है वो निम्न भूमि भी कहते हैं, निम्न भूमि इसको कहा जाता है। क्योंकि नीचे स्थित है इसलिए आंतरिक जो है वो नदी नाले इसमें चलेंगे, इसीलिए इसको आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं, आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं। इसके साथ साथ में जो है वह इसे हम शेखावाटी प्रदेश भी कहते हैं, शेखावाटी प्रदेश भी कहते हैं। और साथ साथ में इसे जो है वह बांगर प्रदेश भी कहते हैं। ध्यान रखना है, 2-3 शब्द आते हैं। एक आता है बांगड़ प्रदेश, तो राजस्थान बांगड़ प्रदेश जो पूरा का पूरा अर्ध शुष्क रेतीला मैदान है, जबकि एक आएगा बांगर प्रदेश जो केवल और केवल चूरू, झुंझुनू, सीकर की बात करेगा। एक आएगा वागड़ प्रदेश जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये हो जाता है इसका दूसरा वाला हिस्सा जो हम कहते हैं। तीसरा यहाँ पर नागौर वाले हिस्से में आता है और यह एक प्रकार के क्षारीय और लवणीय मृदा युक्त क्षेत्र है और इसे कहा जाता है तीसरे पार्ट को नागौरी उच्च भूमि। ये कहलाता है नागौरी उच्च भूमि के नाम से। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा, यहां से एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है लूणी नदी, और यहां से एक नदी इसमें जाकर मिलती है जिसका नाम है जवई नदी। और इन दोनों नदियों के मध्य का जो ये क्षेत्र है ये अत्यधिक उपजाऊ होता है और इस क्षेत्र को लूणी और जवई नदी की वजह से जो है वो कहा जाता है चौथा पार्ट, इसको बोलते हैं लूणी जवई बेसिन, क्योंकि लूणी और जवाई नदी का यहाँ पर प्रवाह होता है, लूणी जवाई बेसिन, या फिर इसे ही कहा जाता है गोडवार प्रदेश, गोडवार या फिर गोडवाड़ प्रदेश इसको कहा जाता है। यानी कि अर्ध शुष्क रेतीला मैदान या राजस्थान बांगड़ प्रदेश के 4 हिस्से हो जाते हैं। घग्गर का बेसिन होता है निम्न भूमि आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र शेखावाटी प्रदेश या फिर बांगड़ प्रदेश। तीसरा आता है नागौरी उच्च भूमि। चौथा आता है लूणी जवाई बेसिन या फिर गोडवाड़ प्रदेश। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, महान मरुस्थल का भाग कौन सा है इसमें से, यानी कि ये महान मरुस्थल की बात कर रहा है। महान मरुस्थल का मतलब उसके अंदर शुष्क रेतीले मैदान की बात हो रही है, यानी कि बालू का स्तूप मुक्त और युक्त दोनों वाले ही इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन के अंदर
क्या बोल रहा है अपने को कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश इसके अंदर आता है कि नहीं आता है महान मरुस्थल में। तो बिल्कुल बालू का स्तूप मुक्त और युक्त के अंदर इसको बांटा हुआ, ये रहा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ये रहा बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। तो ये दोनों के दोनों महान मरुस्थल के भाग है। तो मुक्त वाला तो वैसे ही है और बालू का स्तूप युक्त भी इसका हिस्सा है। दूसरा आता है निम्न भूमि प्रदेश। निम्न भूमि प्रदेश, देखिए एक बार वापिस यहां पर निम्न भूमि, आपको क्या इस महान मरुस्थल या शुष्क रेतीले मैदान में कहीं पर भी निम्न भूमि नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्योंकि निम्न भूमि जो है वो यहां पर है और निम्न भूमि जो है वह किसका हिस्सा है? अर्ध शुष्क रेतीले मैदान या राजस्थान बांगड़ प्रदेश या फिर लघु मरुस्थल का हिस्सा है, ना कि महान मरुस्थल का। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर नहीं मिलेगा। फिर तीसरा आता है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि देखिए ये भी किसके अंदर आ रही है? नागौरी उच्च भूमि, ये भी आपके इसी अर्ध शुष्क रेतीले मैदान या लघु मरुस्थल में आ रही है, ना कि महान मरुस्थल में आ रही है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इसका भाग नहीं होगा। तो महान मरुस्थल का भाग इनमें से कौन सा है? केवल एक ही है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके इसके बारे में सामान्य जानकारी है। अभी हाल ही में ईओआरओ के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध शुष्क रेतीले मैदान का हिस्सा नहीं है। तो ये 4 पार्ट जो है वो याद रखना है जो अर्ध शुष्क रेतीले मैदान के आते हैं। घग्गर बेसिन, निम्न भूमि, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, ये आपको चयन करना है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का विस्तार शुष्क रेतीले मैदान के 58.5% भाग पर है। बालू का स्तूप कौन सा युक्त प्रदेश कितने पर है? 58.5 के ऊपर है। बिल्कुल है कि नहीं, अभी बताया था। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र 58.5 के ऊपर है, बिल्कुल 58.5 के ऊपर है। यह कथन तो एकदम सही होगा, आपको असत्य चुनना है। चूना पत्थर, जिप्सम, जीवांश, पेट्रोलियम की उपस्थिति मुख्यतः बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में मिलते हैं, जबकि मैंने क्या बताया है कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर क्या मिलते हैं? चूना पत्थर, जिप्सम, जीवांश, पेट्रोलियम वगैरह मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? मुक्त के अंदर मिलते हैं, ना कि युक्त के अंदर। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बालू का स्तूप युक्त में मिलता है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। अब आपको क्या पूछ रहा है? असत्य कथन कौन सा है? तो पहला कथन सत्य है क्या? सत्य है। पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन क्या है? असत्य है इसके अंदर। इसका मतलब आपको क्या आंसर होगा? असत्य पूछ रहा है तो केवल 2 जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर, यानी कि सी जो है वह इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मैप को साथ में ही उठा लेते हैं, काम आएगा। ये यहां तक आपके जो है वो उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अपन अरावली के क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो कहां से किस प्रकार से है? तो देखिए अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है राजस्थान के अंदर या फिर भारत के अंदर, वो किस प्रकार से है? अरावली जो है यहां पर दिल्ली के अंदर एक पहाड़ियां पड़ती है जिसको बोलते हैं रायसीना हिल्स। तो रायसीना जो कि दिल्ली में पड़ता है, यहां से एक पर्वतमाला जो है वो फैली हुई है इस प्रकार से, जो कि यहां से ऐसे 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 चलते चलते यहां तक आ रही है। और इधर पड़ता है आपके गुजरात, और गुजरात के अंदर एक पहाड़ी आती है जिसको बोलते हैं गिरनार की पहाड़ियां, जो कि पालनपुर गुजरात तक जाती है। ठीक है, तो गुजरात के पालनपुर में गिरनार की पहाड़ियां है, यहां तक ये पर्वतमाला फैली हुई है। अब इसका विस्तार देखिए कैसे है। ये दिशा है आपकी उत्तर दिशा, ये दिशा है आपकी पूर्व दिशा। दोनों के बीच की दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व दिशा होगी। इसी प्रकार से ये दिशा है दक्षिण दिशा, ये दिशा है आपके पश्चिम, और दोनों के बीच की दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। यानी कि अगर हम बात करें अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है वो किस प्रकार से है, यह आपकी अरावली है। तो अरावली का विस्तार कैसे है? तो अरावली का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अरावली का दक्षिण पश्चिम वाला जो हिस्सा है वो अरब सागर के अंदर जाकर खत्म होता है, इसीलिए अरब सागर को अरावली का पिता भी कहते हैं। और इसलिए अगर दोनों ऑप्शन एक साथ में आ जाए आपके पास में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो आपका राइट आंसर जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ज्यादा रहेगा, क्योंकि अरावली की जो उत्पत्ति है वह अरब सागर से मानी जाती है इसलिए। बाकी ऐसा बहुत कम संभव होगा। तो अरावली का विस्तार कैसा है? उत्तर पश्चिम से, यानी कि इस तरफ से दक्षिण पूर्व, इस तरफ गलत हो गया ये तो, नहीं ऐसे नहीं होगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, बिल्कुल ये एकदम सही कथन है इसका विस्तार वाला। बाकी उत्तर से दक्षिण है नहीं, दक्षिण पश्चिम से केवल उत्तर, यानी कि इस प्रकार से भी नहीं है कि भाई दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर फिर उत्तर की तरफ, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर राइट होगा, 2 नंबर जो है वह एकदम सही आंसर होगा। ये आपके अरावली का विस्तार जो है उससे पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अरावली पर्वतमाला है
यानी कि यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की क्या बताई गई है, विशेषताएं अपने को बताई गई है। तो देखिए ये जो अरावली आपको नजर आ रही है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी चीजें और जान लीजिए। इस अरावली का जो विस्तार है इस रायसीना से लेकर आपके इस गिरनार तक टोटल जो है वो 692 किलोमीटर का है। कितना है, 692। राजस्थान के अंदर झुंझुनू में एक जगह पड़ती है खेतड़ी, यहां से ये राजस्थान के अंदर अरावली का प्रवेश माना जाता है। और यहां पर सिरोही में एक गांव पड़ता है खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा, यहां तक अरावली का विस्तार माना जाता है। और खेतड़ी से लेकर खेतड़ी से लेकर खेड़ ब्रह्मा तक इसकी जो लंबाई है वह 550 किलोमीटर है, जो कि इसकी टोटल लंबाई का लगभग 80% है। यानी कि राजस्थान के अंदर अरावली की लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर है, जबकि ऑल ओवर कितनी है, 692 है। और राजस्थान में इसका विस्तार खेतड़ी से लेकर खेड़ ब्रह्मा तक है। पहली बात, अरावली जो है ये जब एक प्रकार से उत्पत्ति हुई थी इसकी, देखिए जो पर्वत होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक पर्वत तो वो होते हैं जो कि आपके ज्वालामुखी की वजह से बनते हैं, यानी कि जिसके अंदर पृथ्वी के अंदर का मैग्मा बाहर आता है और फिर उस पर्वत का निर्माण होता है, तो वो तो कहलाता है ज्वालामुखी पर्वत। और दूसरा पर्वत वो होता है, आप सभी को पता है कि पृथ्वी के ऊपर जो है वो बहुत सारी प्लेटें तैर रही है और उन प्लेटों के टकराव की वजह से जो है वह जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे वलित पर्वत कहते हैं। तो दो प्रकार के पर्वत हो सकते हैं। तो जो हमारा अरावली है वो किस प्रकार का है, अरावली जो है वह हमारा वलित पर्वत का उदाहरण है। और चूंकि ये बहुत पुराना है, पुराना का मतलब इसकी उत्पत्ति जो है वह प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर मानी जाती है। प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर जो है वह इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जो लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व का है। इस समय जो है वह इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अरावली की जब उत्पत्ति हुई थी उस समय अरावली की जो ऊंचाई थी वह 2700 मीटर हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में इसकी ऊंचाई कितनी है, औसतन 930 मीटर ही है। यानी कि अब अरावली जो है वह एक अवशेष के रूप में रह गई है, इसीलिए अरावली को अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। ये इसके बारे में एक और फैक्ट आ जाता है जो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्वेश्चन की डिमांड क्या क्या है। पहली बात, क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि अरावली प्राचीनतम वलित पर्वत है। बिल्कुल एकदम सही है, अरावली जो है वह किसका एग्जाम्पल है, एक वलित पर्वत का उदाहरण है, जो कि आपके पर्वत के अंदर आता है। प्लेट विवर्तनी की वजह से वो पर्वत बनते हैं। प्री कैम्ब्रियन युगीन है अरावली पर्वत, बिल्कुल सही है। अरावली जो है वो प्री कैम्ब्रियन युग की है, लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व की है। और चौथा कथन है कि अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। बिल्कुल अरावली अवशिष्ट पर्वत है, क्योंकि 2700 मीटर की जगह पर अब इसकी औसतन ऊंचाई जो है वो 930 ही रह गई है, एक अवशेष मात्र के रूप में ही रह गई है, इसलिए यह अवशिष्ट पर्वत भी है। सही कूट आपको चुनना है, सही कथन तीनों की तीनों इसके सही है, यानी कि 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वापिस मैप को ले ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में जमाना है। देखिए अरावली की जो है वो बहुत सारी चोटियां होती है, उन चोटियों में से हमें जो है वो टॉप 15 चोटियां ध्यान रखनी होती है। अगर वो टॉप 15 भी याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और हम जो टॉप 15 याद करते हैं वो अवरोही क्रम में हम याद करते हैं, और अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी है। अवरोही क्रम में हम याद करते हैं, और अवरोही का मतलब होता है कि बड़ी चोटी से हम किस तरफ जाएंगे, छोटी चोटी की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आरोही क्रम लिखा हुआ है, आरोही इसका उल्टा होता है, यानी कि छोटी से लेकर बड़ी की तरफ जाना क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम चोटियों को याद करते हैं 1 से लेकर आपके 15 तक। देखिए फिर आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। 1 से लेकर 5 तक के लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं कि गुरु से दिल जरा आशा से लगा, गुरु से दिल जरा आशा से लगा। ये आपके जो है वह 1 से लेकर 5 पर्वत चोटियों का अवरोही क्रम में ध्यान रखना है। राजस्थान की सबसे, ये कौन सा क्रम है, अवरोही है, 1 से 5 चोटियों का। राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो वह है गुरु शिखर। गुरु शिखर कितनी है, 1722 मीटर है। फिर दूसरी चोटी आती है राजस्थान की, वो आती है शेर, कितनी है, 1597 मीटर। फिर दिल से बनती है आपके दिलवाड़ा, दिलवाड़ा कितनी है, 1442। फिर जरगा से, जरा से आती है आपके 4 नंबर पर जरगा, कितनी है, 1431।
फिर कौन सी आती है, अचलगढ़, आसा से आएगी अचलगढ़, कितनी है 1380 मीटर। ये आपकी जो है वो टॉप 5 पर्वत चोटियां है अवरोही क्रम के अंदर। इसी प्रकार से अगर आप याद करना चाहो तो 6 से 10 की भी आप याद कर सकते हो, उनका भी वही अवरोही क्रम रहेगा। इसमें याद करना है आपको जैसे कि कुंभा भी धोख देता है, कुंभा भी धोख देता है, किसके, रघुनाथ ऋषि के, रघुनाथ ऋषि के, कुंभा भी धोखा देता है रघुनाथ ऋषि के। इसमें देखिए कुंभा का मतलब हो जाएगा कुंभलगढ़, यानी कि राजस्थान की 6ठी सबसे ऊंची चोटी है कुंभलगढ़, राजसमंद में पड़ता है। फिर धो से हो जाएगा आपका 7वीं हो जाएगी धोनिया, उदयपुर में पड़ती है धोनिया। फिर 8 नंबर पर आएगी आपके रघुनाथगढ़, रघुनाथ का मतलब है रघुनाथगढ़, सिक्कर के अंदर है, जो कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। फिर ऋषि से आएगी ऋषिकेश, 9 नंबर पर आएगी आपके ऋषिकेश, जो कि उदयपुर और सिरोही की बॉर्डर पर है। फिर के से आएगी आपके 10 नंबर पर कमलनाथ, या फिर इसे ही बोला जाता है कमलगढ़, तो कमलनाथ या फिर कमलगढ़ 10 नंबर की आएगी, जो कि उदयपुर में है। ये आपके 1 से लेकर 10 तक की पर्वत चोटियों का कौन सा हो गया, अवरोही क्रम हो गया। अब देखो आंसर निकालते हैं एक बार, इसी से ही निकल जाए तो बढ़िया है। क्रम कौन सा दिया हुआ है, अवरोही, आरोही दिया हुआ, यानी कि इधर छोटी रहेगी उस तरफ बड़ी रहेगी। लेकिन अपन ने कौन सा याद किया है, अवरोही, यानी कि बड़े से छोटा, यानी कि अपनी जो ट्रिक सेट होगी वो इस तरफ से इस तरफ जाने पर सेट होगी। तो देखिए सबसे बड़ी जो चोटियां हैं वो 5 कौन कौन सी है। सबसे बड़ी है गुरु से दिल जरा आसा से लगा, तो इधर इस सीक्वेंस में जाएंगे तो अवरोही क्रम चलेगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इधर से देखिए गुरु शिखर है ही नहीं कहीं पे, शेर कहीं पर नहीं है, गुरु से दिल, दिलवाड़ा भी नहीं है, जरा, जरगा इसके अंदर आ गई सबसे ऊंची, यानी कि इस स्थिति के अंदर ये दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो है वो जरगा ही है। अब इसमें से ही जो है वो आंसर बनेगा, पीछे की तरफ देख लेते हैं एक बार। फिर गुरु से दिल जरा, अब उसके बाद में क्या आता है, गुरु से दिल जरा आशा से लगा, यानी कि फिर कौन सी आती है, अचलगढ़ आती है, जरगा से छोटी। क्योंकि इसमें जाएंगे ना तो जरगा से छोटी रघुनाथगढ़ भी है, लेकिन कुंभा भी धोख देता है रघुनाथ ऋषि का, तो कुंभलगढ़ बड़ी है रघुनाथ छोटी है, इसलिए ये वाला सीक्वेंस बैठ नहीं सकता। सीक्वेंस जरगा से छोटी जो है वो अचलगढ़ है, फिर अचलगढ़ से छोटी कुंभा भी धोख देता है रघुनाथ ऋषि के, बिल्कुल इसमें सारा का सारा सीक्वेंस बैठ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर का एकदम सही होगा। ये अरावली की 10 चोटियां आपको याद रखनी है, 1 से 5 का अवरोही क्रम है, फिर उसके बाद में 6 से 10 का जो है वह अवरोही क्रम हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस या फिर किन जिलों में अरावली का विस्तार नहीं है। भाई अरावली का जो विस्तार है, यह विस्तार आपके हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार अरावली जो है वह राजस्थान के 13 जिलों के अंदर मानी जाती है। अरावली का, जिस प्रकार से हम उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार 12 जिलों में देखते हैं, उसी प्रकार से अरावली का जो विस्तार है वह हिंदी ग्रंथ अकादमी में 13 जिले बताए गए हैं। 13 कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले आपको शुरू होना है, मुख्य विस्तार जो है वो किस किस में है। मुख्य विस्तार के रूप में जैसे कि सिरोही जिला है, जैसे कि उदयपुर जिला है, जैसे कि राजसमंद जिला है, जैसे कि अजमेर जिला है, अजमेर जिला है, जैसे कि दौसा जिला है, जैसे कि जयपुर जिला है, और आपके अलवर जिला है। ये राजस्थान का मुख्य विस्तार रखती है अरावली का। फिर आता है कि आंशिक विस्तार राजस्थान के अंदर कहां कहां पर है। तो अरावली का आंशिक विस्तार जो है वह आपका है, जैसे कि अगर हम बात करें तो डूंगरपुर में आंशिक विस्तार है, जैसे कि बांसवाड़ा के अंदर आंशिक विस्तार है, जैसे कि चित्तौड़गढ़ के अंदर आंशिक विस्तार है, और भीलवाड़ा के अंदर आंशिक विस्तार है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि इसकी शाखाएं जो है वो कहां कहां पर है, तो इसकी शाखाएं 2 जगह पर मानी जाती है, सीकर और झुंझुनू के अंदर।
ये क्या है, आपके अरावली के विस्तार वाले 13 जिले हैं। देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, 7 जिलों का विस्तार तो किसमें हो गया, मुख्य का विस्तार तो, यानी कि मुख्य अरावली 7 जिलों में है। फिर आंशिक रूप से अरावली कितने जिलों में है, 4 में, 7 और 4 11, 12 और 13 2 जिलों में है इसकी शाखाएं। ये आपके 13 जिले जो है वह अरावली के क्या हो जाते हैं, विस्तार वाले हो जाते हैं, जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार है। अब देखिए किसमें विस्तार नहीं है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में आंशिक विस्तार या फिर शाखाएं कह सकते हैं, या आंशिक विस्तार कह सकते हैं, वो है एक प्रकार से, तो वो इसमें होता है, बिल्कुल सही है, आपको नहीं वाला देखना है। दौसा और अलवर के अंदर अरावली का मुख्य विस्तार है। सीकर और झुंझुनू के अंदर अरावली की कुछ शाखाएं जाती है, जबकि चित्तौड़गढ़ और बूंदी, इसमें चित्तौड़गढ़ और बूंदी का नाम कहीं नहीं मिलेगा, विशेष रूप से चित्तौड़गढ़ का तो है, लेकिन बूंदी का जो है वो इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें आंसर जो है वह बूंदी की वजह से बूंदी इसमें कट हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, 4 नंबर एकदम सही होगा, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी में लिखा यह जाता है कि 13 ही जिलों में विस्तार है, और कौन कौन से 13 में है वो भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन बूंदी के अंदर पहाड़ियां जरूर है, आडा वाला पर्वत है, जिसके अंदर बूंदी, जेतवास, रामगढ़, खटगढ़, लाखेरी, दर्रे भी है, लेकिन अरावली का विस्तार उसमें नहीं माना जाता है हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा, इसलिए आपको ये 13 जिले याद रखने हैं, अरावली का विस्तार कौन कौन से जिले में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके क्या हो जाएगा, 4 नंबर एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पहाड़ियों को जिला अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करना है। यानी कि पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ी किस जिले में है, फिर आपको उन जिलों के हिसाब से उत्तर से दक्षिण सीक्वेंस में जमाना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पहाड़ियों की। तो हमें पता है कि भाई साहब जैसे जो आपके इसमें पहाड़ियां दी गई है वो कौन सी पहाड़ी किस जिले में है। जैसे देखिए रेवत की पहाड़ी जो है यह राजस्थान के अंदर डेगाना के अंदर है, रेवत की पहाड़ी। और डेगाना कहां पर पड़ता है, नागौर में पड़ता है, चूंकि ये किसके लिए जानी जाती है, टंगस्टन के लिए। यानी कि यहां पर जो है वो आपके कौन सी वाली आएगी, जो 1 नंबर पर लिखी हुई है रेवत की डोंगरी, वो किस पर आएगी, इसमें आएगी 1 नंबर। फिर देखिए आगे बीजासन पर्वत, बीजासन जो है यह आपके भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, भीलवाड़ा। इस बीजासन के पास में नक्या पहाड़ भी है एक, जो भीलवाड़ा में पड़ता है। तो बीजासन वाली जो 2 नंबर वाला है वो कौन सा है, भीलवाड़ा वाला है, यानी कि भीलवाड़ा किस में आएगा, 2 नंबर पर आएगा। फिर उसके बाद में आगे देखिए शानन की डूंगरी, शानन की जो डूंगरी है ना ये आपके चूरू जिले में पड़ती है, चूरू जिले में पड़ती है शानन की डूंगरी, यानी कि 3 नंबर पर शानन की डूंगरी है, जो कौन से जिले में है, चूरू जिले के अंदर है। फिर अगला देखिए, अगला है नाग पहाड़, नाग पहाड़ जो है ये आपके अजमेर जिले के अंदर पड़ता है, अजमेर में पड़ता है नाग पहाड़। इसका मतलब अजमेर जो है वो कौन से नंबर पर है, 4 नंबर के ऊपर आपका अजमेर है, यानी कि ये आपके कौन सा आएगा, 4 नंबर। फिर अगला देखिए हाडा पर्वत जो है यह है आपके उदयपुर के अंदर पड़ता है, हाडा पर्वत, हाडा पर्वत और नागपानी जो है वो दोनों के दोनों उदयपुर के अंदर है। तो 5 नंबर पर जो है वह आपके कौन आएगा, उदयपुर आएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा 5 नंबर पर। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि उत्तर से दक्षिण इनको जमाना है, तो भाई उत्तर से दक्षिण का मतलब है ये वाला सीक्वेंस। तो सबसे उत्तर में कौन मिल रहा है हमें, 3 नंबर मिल रहा है। उसके बाद में कौन आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है। उसके बाद में कौन आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है। उसके बाद में कौन है, 2 नंबर है। उसके बाद में कौन है, 5 नंबर है। यानी कि आपका आंसर जो है वो यही होगा, 3 1 4 2 5। देख लीजिए इसमें 3 1 4 2 5, ये आपका आंसर जो है वह इसमें राइट रहने वाला है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो गलत होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए ध्यान देना है। क्वेश्चन डिमांड क्या है कि भाई पहले पहाड़ियां पता होनी चाहिए कौन से जिले में है, फिर उनको उत्तर से दक्षिण क्रम के हिसाब से जमाना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। 11 नंबर का क्वेश्चन अपने को क्या कहता है कि निम्न को सुमेलित करना है। एक तरफ दी हुई है भू आकृति और दूसरी तरफ दिया हुआ है क्षेत्र। देखिए भू आकृतियां जितनी की जितनी ये दी हुई है, ये सारी की सारी भू आकृतियां जो है वह आपके दी हुई है एक प्रकार से पूर्वी मैदान की। तो अपन क्या करते हैं, एक बार जो है वो पूर्वी मैदान की जो भी आपकी भू आकृतियां है वो सारी की सारी देख लेते हैं फटाफट। जैसे देखिए पूर्वी मैदान के अंदर जो है वह इस डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है वागड़।
भाई पूर्वी मैदान का मतलब ये है कि माही नदी, बनास नदी और बाणगंगा और गंभीर, इनका जो बेसिन है ना, इसको पूर्वी मैदान कहते हैं। और इस पूर्वी मैदान में विशेष नाम से कोई जाने जाने वाले जो क्षेत्र है उनको भू आकृति कहा जाता है। तो वागड़ का मतलब तो हो गया डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र हो गया वागड़। इसी प्रकार से इस डूंगरपुर और बांसवाड़ा के, देखिए वागड़ का मतलब है डूंगरपुर और बांसवाड़ा को रियासत काल में वागड़ कहते थे। दूसरा आता है आपका मेवल क्षेत्र। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में एक पथरीला क्षेत्र है जिसको कहते हैं मेवल या फिर मेवलिया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इस तरफ, यानी कि ये जो आपका प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, इसको रियासत काल के अंदर कहा जाता था देवलिया। क्या बोलते थे? देवलिया। इसके अलावा जो है यही प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र चूंकि एक नदी इधर से गुजरती है जिसका नाम है माही नदी, उस माही नदी के किनारे पर स्थित होने की वजह से इसे क्या कहते हैं? कांठल भी कहा जाता है आपके इस प्रतापगढ़ को। और साथ साथ में यह भी ध्यान रख लीजिए कि यहाँ प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में यहाँ पर 56 नदी नाले या फिर 56 ग्रामों का एक समूह है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसे 56 का मैदान भी बोलते हैं। 56 का मैदान भी इसे बोला जाता है। एक तो ये इधर वाली भू आकृतियां हो गई। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा यहाँ चित्तौड़गढ़ वाले इस हिस्से में एक जगह पड़ती है बेसरोडगढ़, और यहाँ भीलवाड़ा में पड़ता है आपके बिजोलिया। इन दोनों के बीच के इस क्षेत्र को कहा जाता है ऊपर माल। क्या बोलते हैं? ऊपर माल कहा जाता है, जहां पर जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। इसी प्रकार से यहाँ पर टोंक के अंदर एक जगह पड़ती है देवली, और ये बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में। इन दोनों के मध्य भी एक क्षेत्र जो है वह पाया जाता है, और इस क्षेत्र को कहा जाता है खेराड़ क्षेत्र। और इसको दोनों को सम्मिलित रूप से, किन दोनों को? यहां से इस खेराड़ को और इस उपरमाल को सम्मिलित रूप से जो है वह, देखिए उपरमाल का तो ले लेंगे माल, और खेराड़ के ले लिए पूरा का पूरा खेराड़, और इसको सम्मिलित रूप से बोला जाता है माल खेराड़। क्या बोलते हैं? माल खेराड़। ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर राजसमंद में देवगढ़ के आसपास जो है वह एक पर्वत पदीय पठार मिलता है, और उसे कहा जाता है पीडमोंट। क्या बोलते हैं? पीडमोंट जो है वह इसे कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ अजमेर और नागौर के बीच में जो है वह यहाँ के पानी के अंदर 1.5 ppm पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा फ्लोराइड होता है। इसीलिए इस क्षेत्र को जो है, चूंकि फ्लोराइड की मात्रा जब पानी में ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से कुबड़पन आ जाता है, यानी कि जो है व्यक्ति बाका हो जाता है, उसमें कुबड़ निकल जाता है। इसीलिए इस फ्लोराइड की मात्रा की अधिक की वजह से नागौर और अजमेर के जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी, या फिर इसी को ही कहा जाता है बांका पट्टी, ये भी इसे कहा जाता है। ये इसमें एक और क्षेत्र आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जयपुर का जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को राजावाटी के नाम से जाना जाता है, राजावाटी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो अलवर और भरतपुर का जो ये वाला क्षेत्र है, लगभग 12 पंचायत समितियों का, इसे कहा जाता है मेवात क्षेत्र। क्या बोलते हैं? मेवात क्षेत्र। इसी प्रकार से जब हम बात करें तो यहाँ कोटपुतली का पश्चिम वाला हिस्सा और नीम का थाना सीकर वाला ये जो हिस्सा नजर आ रहा है, इस हिस्से को कहा जाता है आपके तोरावाटी के नाम से, तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इसी कोटपुतली का पूर्वी हिस्सा और अलवर के अंदर जो है वह आपके एक क्षेत्र पड़ता है बहरोड, वहां तक का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है अहिरवाटी। इसको क्या बोलते हैं? अहिरवाटी भी कहा जाता है, यादव बाहुल्य क्षेत्र के कारण। यहाँ पर अलवर में एक जगह पड़ती है मुंडावर, और उस मुंडावर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है राड क्षेत्र। क्या बोलते हैं? राड क्षेत्र। ये प्रमुख जो है वो भू आकृतियां या फिर एरिया के नाम है इस आपके जो है पूर्वी मैदान के अंदर, और यहां से ही आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीडमोंट मैदान का मतलब क्या है? पीडमोंट अपन ने देखा था, पीडमोंट का मतलब है कि पीडमोंट है देवगढ़ राजसमंद के आसपास का पर्वतपदीय पठार पीडमोंट कहलाता है। देवली 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 देवगढ़ के आसपास का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? पीडमोंट कहलाता है। खेराड़ क्षेत्र किसे कहते हैं? ये रहा खेराड़। देवली से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक का जो क्षेत्र है उल्टे जहाज के समान, उसे खेराड़ कहा जाता है। यानी कि देवली से लेकर बिजोलिया तक के उल्टे जहाज के समान जो क्षेत्र है उसे खेराड़ कहते हैं। फिर आता है मेवल, किसे कहते हैं? तो मेवल का मतलब है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो पथरीला क्षेत्र है उसको मेवल कहा जाता है। इसका मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का बिखरी हुई पहाड़ियों वाला क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है। और लास्ट बता हुआ है तीसरा माल खेराड़। माल खेराड़ का मतलब है कि खेराड़ और उपरमाल दोनों को मिक्स रूप में
मालखेराड़ कहते हैं। यानी कि देवली से लेकर भेसरोडगढ़ तक का क्षेत्र जो है वो मालखेराड़ कहलाएगा। देवली से लेकर भेसरोडगढ़ तक का क्षेत्र जो है वो आपका क्या कहलाएगा, मालखेराड़ कहलाएगा। यानी कि ये 2 नंबर से मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 3, 1, 4, 2 हो जाएगा। 3, 1, 4 और 2, यानी कि 1 नंबर जो है वो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला आता है आपके, ये आप ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर हमें 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों का चयन करना है, कौन सा इसमें से कथन सही है। देखिए लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले के उत्तर पूर्व में स्थित है। देख लीजिए राजस्थान के प्रमुख पठार भी देख लीजिए फटाफट। राजस्थान के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं भाई, राजस्थान के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पठार आते हैं, जैसे कि सिरोही के अंदर एक पठार स्थित है राजस्थान के अंदर, जिसे कहा जाता है उड़िया का पठार या फिर ओरिया का पठार। उड़िया या फिर ओरिया का पठार कहते हैं, जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर, और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, उड़िया या फिर ओरिया का पठार। एक पठार आता है यहीं पर ही सिरोही के अंदर, जिसको कहा जाता है आबू का पठार। आबू का पठार ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। उसके बाद में यहां देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा, सॉरी सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर, इस वाले हिस्से के अंदर एक जो है वो पठार फैला हुआ है, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर में, जिसे कहा जाता है भोमट का पठार। इसके साथ साथ में ही यहाँ उदयपुर के अंदर गोगुंदा से लेकर यहाँ पर जो है वह राजसमंद में कुंभलगढ़ एक जगह पड़ती है। तो गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद तक एक क्षेत्र फैला हुआ है, और इस पठार को कहा जाता है भोराट का पठार। इसे बोलते हैं भोराट का पठार। इसी प्रकार से उदयपुर के इस हिस्से के अंदर, ये उदयपुर का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, इस उत्तर पूर्वी उदयपुर के अंदर एक पठार मिलता है जिसको बोलते हैं लसाड़िया का पठार। क्या बोलते हैं, लसाड़िया का पठार इसे बोला जाता है। यहाँ इस वाले हिस्से के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर एक पठार मिलता है जिसे बोला जाता है एक प्रकार से मेसा का पठार। मेसा का पठार ये इसको बोला जाता है। यहाँ भेसरोडगढ़ वाले क्षेत्र में एक पठार मिलता है जिसे बोला जाता है एक प्रकार से आपके मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार बोला जाता है, जो कि भेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसी प्रकार से अलवर के अंदर जो है वो 2 पठार आते हैं सरिस्का वाले एरिया में। एक तो आता है आपके क्रास का पठार, क्रास का पठार आता है, और एक आता है आपके कांकनबाड़ी का पठार, कांकनबाड़ी का पठार। ये प्रमुख जो है वो राजस्थान के पठार है, और एक हाड़ौती का पठार तो है ही अपने आप में ही। तो ये राजस्थान के पठार है। अब इन पठारों का देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा है। लसाड़िया का पठार उदयपुर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर स्थित है। बिल्कुल उदयपुर के उत्तर पूर्व में लसाड़िया का पठार फैला हुआ है। इसका मतलब ये कथन जो है वो सही होगा कि गलत होगा, बिल्कुल ये कथन सही होगा। नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। अब जब हम अरावली की बात कर रहे थे, एक बार वापिस अरावली पर आइए थोड़ा सा। अरावली की जब हम बात कर रहे थे तो इस अरावली को 3 हिस्सों के अंदर बांटा जाता है। यहां रायसीना से लेकर यहां सांबर झील पड़ती है, यहां तक का हिस्सा जो है वह कहलाता है उत्तरी अरावली। ठीक है, इस सांबर से लेकर यहां टोडगढ़ रावली जगह पड़ती है, यहां तक कहलाता है मध्य अरावली, या फिर इसे ही कहा जाता है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। और इस टोडगढ़ रावली से लेकर गिरनार तक का जो क्षेत्र है ये कहलाता है दक्षिण अरावली, या फिर इसे ही कहते हैं मेवाड़ की पहाड़ियां। ठीक है, अब इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, इस उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर यहां पर स्थित है सीकर में, जो कि इसका हाईएस्ट पीक है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। ठीक है, एक चीज होगी। दूसरा, इस आपके मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर यहां पर स्थित है जिसको कहा जाता है टोडगढ़, या फिर इसको ही कहा जाता है गोरम जी या फिर माराई जी। ठीक है ना, ये गोरम जी या माराई जी इसका हाईएस्ट पीक आएगा। ठीक है, दक्षिण अरावली का सर्वोच्च शिखर सिरोही के अंदर है ही गुरु शिखर, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर उसमें क्या बोल रहा था, ये आपके अरावली के विभाजन भी हो जाएंगे, उत्तरी, मध्य और दक्षिण अरावली। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा था हमें, इस कथन के अंदर क्वेश्चन बोल रहा है कि नाग पहाड़ जो है वो मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। नाग पहाड़ नहीं है, मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, गोरम जी है, गोरम जी, या फिर इसे ही बोला जाता है माराई जी, इसे ही क्या बोलते हैं, माराई जी भी इसे बोला जाता है, या फिर इसे क्या बोलते हैं, टाटगढ़ भी इसको बोला जाता है। ये तीनों के तीनों नाम इसी के, ध्यान रखना। लेकिन मध्यम अरावली का जो है वह सर्वोच्च शिखर नागपाड़ नहीं होगा, यह गलत हो गया। 56 का मैदान जो है वो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के जिलों के मध्य फैला हुआ है। भाई अभी 2 मिनट पहले ही बताया था, 56 का मैदान जो है वह प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में फैला हुआ 56 ग्रामों का या नदी नालों का एक समूह है, जिसे 56 का मैदान कहते हैं,
ना कि प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, यानी कि चित्तौड़गढ़ नहीं आएगा, वो प्रतापगढ़ और आपके बांसवाड़ा के मध्य है। किस किस के मध्य है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के। इसका मतलब ये कथन भी क्या है? गलत है। शिवपुर घाट और बर अरावली के दर्रे हैं। बिल्कुल, अरावली के अंदर कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जिसके अंदर शिवपुर और बर दर्रा जो है वो आपके अजमेर में पड़ता है। शिवपुर दर्रा है, बर दर्रा है, सूरा घाट का दर्रा है, परवेरिया का दर्रा है, ये अजमेर के प्रमुख दर्रे हैं, ये अजमेर के अंदर मिलते हैं। इसका मतलब कथन कौन कौन सा सही है? 1 और 4 जो है वह 2 ही इसमें क्या है? सही कथन है, बाकी सारे के सारे क्या है? गलत कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके इसमें राजस्थान के पठार हो गए हैं, जो आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान अपने अरावली के अंदर जो है वह सीमा भ्रंश जो है वो कहाँ मिलता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि वृहत सीमा भ्रंश जो है वो अरावली में कहाँ मिलता है? तो जब हम अरावली की बात करते हैं तो एक प्रकार से ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बूंदी के अंदर एक चीज मुझे वैसे ये समझ में नहीं आती है कि अरावली का विस्तार जो है वो बूंदी के अंदर नहीं मानता है हिंदी ग्रंथ अकादमी, लेकिन अरावली के अंदर सीमा भ्रंश मानता है बूंदी के अंदर। किस प्रकार से? ऐसा माना जाता है कि बूंदी के अंदर यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जिसका नाम है आडावाला पर्वत। क्या नाम है? आडावाला। और इसी प्रकार से यहां पर जो है वो फैली हुई है सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर की पहाड़ियां। यहां पर तो कौन सी आपके आडावाला पर्वत है, और यहां पर कौन सी हो जाएगी? आपके सवाई माधोपुर की पहाड़ियां हैं। सवाई माधोपुर की पहाड़ियां, यानी कि आडावाला जो कि किसकी पहाड़ियां है? बूंदी की पहाड़ियां है। और सवाई माधोपुर की पहाड़ियां किसकी है? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के मध्य यहां पर जो है वो अरावली के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनता है, और इस जगह पर अरावली के अंदर जो है वो क्या बनता है? आपका महान सीमा भ्रंश जो है वो बनता है अरावली के अंदर। यानी कि क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि अरावली जो है इसके अंदर वृहत सीमा भ्रंश जो है वो कहां पर है? तो बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के अंदर है। ये एकदम इसका कथन सही होगा। अगर ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है आडावाला और आपके सवाई माधोपुर की पहाड़ियां, तब भी ये सही हो जाएगा। और सीमा भ्रंश अगर नहीं भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आ जाए कि अरावली जो है यह आपके जो विंध्याचल पर्वतमाला है उसके साथ में 90 डिग्री के ऊपर कहां पर मिलती है, तब भी यह आंसर है। क्योंकि सवाई माधोपुर की पहाड़ियों को विंध्याचल का विस्तार मानते हैं और आडावाला को अरावली का विस्तार मानते हैं। इस टाइप से जो है वो इसमें बताया गया है। तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा? यह 1 नंबर एकदम सही कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित करना है। राजस्थान के एक तरफ दर्रे दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जिले दिए हुए हैं। तो देख लीजिए राजस्थान के प्रमुख जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं और कहां कहां पर कौन कौन से मिलते हैं, फटाफट अभी पता चल जाएगा। देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा जो दर्रे हैं वो किस जिले में है? तो राजसमंद के अंदर जो है वो मैक्सिमम दर्रे हैं। राजस्थान के अंदर मैक्सिमम दर्रे जो है वो कौन से जिले में है? राजसमंद में है। राजसमंद में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे आते हैं जिनको आपको याद रखना है। जैसे कि राजसमंद में एक दर्रा आता है झीलवा का दर्रा। एक दर्रा कौन सा आता है? आपके झीलवा का दर्रा आता है, झीलवा का दर्रा। इसी प्रकार से इसी के ऊपर जो है वह आ जाता है देसूरी का दर्रा। 1 मिनट, दिवेर का दर्रा। एक आता है स्वरूप घाट का दर्रा। एक आता है कछवाली का दर्रा, कछवाली। एक आता है कामली घाट का दर्रा। ये प्रमुख दर्रे जो है वो किसके हैं? आपके राजसमंद जिले के अंदर जो है वह आपके दर्रे मिलते हैं। ये राजसमंद जिले के दर्रे हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें पाली के अंदर, पाली में भी कुछ दर्रे मिलते हैं महत्वपूर्ण रूप से। पाली के दर्रे जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे देखिए यहाँ पर एक आता है पाली के अंदर हाथी गुढ़ा की नाल, हाथी गुढ़ा की नाल आती है। एक आती है आपके देसूरी की नाल जहां से सुगड़ी नदी निकलती है। एक आती है आपके सोमेश्वर की नाल, कौन सी आती है? सोमेश्वर की नाल, ठीक है ना। एक बर दर्रा आता है जो पाली और अजमेर के बीच में है, यहां पर जो है वो बर दर्रा स्थित है, ये भी ध्यान रख लेना है। अजमेर के कुछ दर्रे आते हैं जिसके अंदर आपके एक आता है जैसे कि परवेरिया, अजमेर के अंदर परवेरिया है, सूरा घाट है, शिवपुर घाट है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि एक आ जाता है बर दर्रा। यहाँ पर राजसमंद में एक और दर्रा आता है गोरम घाट, जो है वो भी राजसमंद के अंदर आता है, एक गोरम घाट, ये भी राजसमंद में आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें उदयपुर की, उदयपुर में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे आते हैं जैसे कि आपके आता है चीरवा की नाल, जैसे कि केवड़ा की नाल,
ठीक है ना, जैसे कि फुलवारी की नाल, जैसे एक आता है ढेबर की नाल, ये सारे के सारे किसके हैं, आपके उदयपुर जिले के दर्रे हैं, जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। फिर एक आता है आपके सवाई माधोपुर के अंदर जो है वह आपके एक दर्रा आता है ढूंढीमल, ढूंढीमल का दर्रा आता है, और एक आता है आपके कुशाली दर्रा। ये दो किस में आते हैं, सवाई माधोपुर में आते हैं। ये राजस्थान के क्या हो जाएंगे, प्रमुख दर्रे हो जाएंगे जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, झीलवाड़ा का दर्रा कहां पर है, तो जो झीलवा का दर्रा या फिर झीलवाड़ा का दर्रा है, ये दोनों एक ही है। तो झीलवा या फिर झीलवाड़ा का दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में है, झीलवा या झीलवाड़ा का राजसमंद के अंदर स्थित है। इसका मतलब कौन सा जिला होगा, राजसमंद, यानी कि 3 नंबर। फिर आता है केवड़ा की नाल कहां पर है, देखिए केवड़ा, चीरवा, फुलवारी, ढेबर, ये सारी की सारी नाल जो है वो उदयपुर के अंदर है। इसका मतलब ये किसके साथ में मिलेगा, उदयपुर के साथ में, यानी कि 4 नंबर। फिर आएगा परवेरिया, देखो परवेरिया हुआ चाहे सूराघाट हुआ चाहे शिवपुर घाट हुआ, परवेरिया हुआ, सूराघाट, शिवपुर घाट, बरदर्रा, ये सारे के सारे किसके हैं, अजमेर के दर्रे हैं, यानी कि ये किससे मिलान करेंगे, अजमेर के साथ। फिर आता है आपका कुशाली का दर्रा, कुशाली और ढूंढीमल, कुशाली और ढूंढीमल दोनों के दोनों कहां पर है, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, यानी कि ये किससे मिलान करेंगे, सवाई माधोपुर के साथ में। आंसर क्या होगा, 3412, 3412, आंसर क्या होगा 3412, यानी कि 1 नंबर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे चलते हैं। ये राजस्थान के प्रमुख दर्रे हैं जो आप याद रख लेना, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बनास बेसिन जो है वो किस भौतिक प्रदेश का भाग है। भाई बनास बेसिन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बनास बेसिन जो है वो किसका भाग है, उसके बाद में कोई दिमाग लगा सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि इस वाले हिस्से को क्या किया गया है, आपके एक प्रकार से पूर्वी मैदान के अंदर बांटा गया है। ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है राजस्थान के अंदर पूर्वी मैदान, ये कहलाता है पूर्वी मैदान इसे कहते हैं। और इस पूर्वी मैदान के अंदर 3 प्रमुख क्षेत्रों के अंदर इसको बांटते हैं। यहां से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है माही नदी। तो इस माही नदी की वजह से इस एरिया को क्या कह देते हैं, मध्य माही बेसिन कह देते हैं, मध्य माही बेसिन कहते हैं। इसी प्रकार से यहां से एक नदी गुजरती है राजस्थान के अंदर जिसका नाम है बनास नदी। इस बनास नदी की वजह से इस वाले क्षेत्र को क्या कह देते हैं, बनास बेसिन कह देते हैं। इसके अलावा यहां से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है आपके बाण गंगा नदी, और यहां से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है गंभीर नदी। तो इन दोनों नदियों का संक्रांतिक जो क्षेत्र है ये वाला, इसको बोला जाता है बाण गंगा गंभीर का मैदान। यानी कि 3 हिस्सों के अंदर जो है वह आपके पूर्वी मैदान को बांटा जाता है, मध्य माही बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा का मैदान। इस वजह से इस क्वेश्चन में क्या डिमांड है कि बनास बेसिन जो है वो किस भौतिक प्रदेश का भाग है, तो यह आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है इसका हिस्सा आएगा, आपका जो बनास बेसिन है यह है। ठीक है ना, ये इसके अंदर विभाजन हो जाएगा। बाकी आगे जो भी क्वेश्चन बनेगा और देखेंगे। देखिए बाणगंगा करौली के मैदान के संबंध में असत्य कथन बताने हैं आपको। तो पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा बाणगंगा करौली के मैदान के बारे में। देखिए बाणगंगा करौली का मैदान जो है यह बाणगंगा और गंभीर नदी की वजह से बनता है। अगर आप इसको थोड़ा सा समझना चाहो तो यहां पर आप इस प्रकार से समझिए, ये देखिए ये आपका एक प्रकार से पूर्वी राजस्थान है। इस पूर्वी राजस्थान में ये जिला है जयपुर। इस जयपुर जिले में यहाँ पर एक पहाड़ियां पड़ती है, बैराट की पहाड़ियां। वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बाणगंगा, जो कि जयपुर के अंदर सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर होते हुए जो है वो यमुना के अंदर मिलती है। इस नदी का नाम है आपके बाणगंगा नदी। ठीक है, इसी प्रकार से एक यहाँ पर करौली के सपोटरा से एक नदी निकलती है 5 नदियों के रूप में, जिसको गंभीर नदी कहते हैं, जो कि करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर होते हुए जो है वो यमुना के अंदर मिलती है। इस नदी का नाम आता है गंभीर नदी। ठीक है, अब इस बाणगंगा और इस गंभीर, चूंकि गंभीर नदी जो है वो निकल कहां से रही है, करौली से निकल रही है, इसीलिए इन दोनों का जो ये संक्रांतिक क्षेत्र है, यानी कि ये वाला जो मैदानी क्षेत्र है, ये वाला पूरा का पूरा, इस क्षेत्र को जो है वो क्या कह देते हैं, बाणगंगा नदी के नाम से तो ले लिया बाणगंगा, और इधर से इस गंभीर नदी के नाम से ले लिया गंभीर। तो इसको ऐसे कह देते हैं कि भाई बाणगंगा गंभीर का मैदान, या फिर इस गंभीर की जगह पर कई बार करौली शब्द यूज में ले लेते हैं, तो फिर हो जाता है बाणगंगा करौली का मैदान। यह आ जाता है पहली बात।
दूसरी चीज आपको इसमें ध्यान रखना है, देखिए इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिले में है, जहां जहां से ये नदियां गुजरती है वहां वहां इसका विस्तार है। जैसे कि बाणगंगा नदी के हिसाब से जयपुर हुआ, दौसा हुआ, सवाई माधोपुर हुआ, जैसे कि भरतपुर हुआ। और गंभीर नदी के हिसाब से अगर बात करें तो करौली हुआ, सवाई माधोपुर तो है ही फिर भी, और आपके भरतपुर है और धौलपुर है। यानी कि ये इसका क्या है, विस्तारित क्षेत्र है आपके बाणगंगा करौली के मैदान का। दूसरी चीज, इस बाणगंगा नदी के आधार पर जो है वो इसकी ढाल निकाली जाती है, और इसकी ढाल जो है वो यहाँ पर दिशा लिखी हुई है वेस्ट, और इधर दिशा जो है वो आएगी आपके नॉर्थ ईस्ट। तो इस बाणगंगा नदी के आधार पर बाणगंगा गंभीर के मैदान की जो ढाल है वो पश्चिम से किस तरफ हो जाएगी, उत्तर पूर्व की तरफ हो जाएगी। ये इसके बारे में एक और सामान्य बात आती है, क्योंकि बाणगंगा करौली का जो मैदान है यहाँ पर जो मृदा मिलती है वो कौन सी मिलती है, जलोढ़ प्रकार की मृदा मिलती है, जो कि आपके नदियों द्वारा लाई जाती है। और इसकी वजह से यहाँ पर प्रमुख रूप से जो है वह गेहूं और सरसों की फसलें होती है, गेहूं और सरसों की फसलें होती है। यह आपके इस बाणगंगा करौली के मैदान के बारे में जानकारी है। अब देखिए इसका विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर में है, बिल्कुल है, यहाँ पर इसका विस्तार है। दूसरा पॉइंट अपने क्या आ जाएगा, दूसरा पॉइंट अपने को कह रहा है कि यहाँ पर मुख्यतः लेटेराइट मृदा मिलती है, नहीं यहाँ पर तो जलोढ़ मृदा मिलती है, ना कि लेटेराइट मृदा। इसका मतलब दूसरा कथन गलत। यहाँ मुख्यतः गेहूं और सरसों की फसलें होती है, बिल्कुल जलोढ़ की वजह से गेहूं और सरसों की फसलें होती है। और इसका ढलान जो है वह उत्तर पूर्व से पश्चिम की तरफ है, नहीं ये गलत हो गया, इसकी ढलान जो है वो पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है, यानी कि ये कथन भी क्या है, गलत है। आपको क्या चुनना था इसमें कि बाणगंगा करौली के मैदान के बारे में असत्य कथन कौन से हैं, यानी कि दूसरा और चौथा कथन क्या है, असत्य है, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा, 4 नंबर जो है वह इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये 16 नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया, ये बाणगंगा करौली या फिर बाणगंगा गंभीर का मैदान हो गया। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के अंदर प्रमुख जो है वह भू आकृतियों की बात हो रही है। जब हम उसमें भू आकृतियां बात कर रहे थे तो कुछ भू आकृतियां अरावली की भी है, जैसे उसकी है आपके पूर्वी मैदान की, उसी प्रकार से कुछ भू आकृतियां अरावली की भी आती है। अरावली की ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है। जैसे कि अरावली की एक भू आकृति आती है, इस उदयपुर शहर के चारों तरफ तस्तरी नुमा फैले हुए एक पर्वतीय क्षेत्र जो है उसको कहा जाता है गिरवा। क्या बोलते हैं, गिरवा। इसी प्रकार से उदयपुर के अंदर यहाँ पर 2 पर्वत पड़ते हैं, एक रागा पर्वत और एक जरगा पर्वत। इन दोनों के मध्य जो है वो एक हरा भरा क्षेत्र है, और इस हरे भरे क्षेत्र जो है इसको कहा जाता है देश हरो क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा वैसे तो पूरे के पूरे मारवाड़ में नहीं तो सिरोही का जो क्षेत्र है वहां पर तीक्ष्ण ढाल वाले जो पर्वत हैं उनको कहा जाता है भाकर। स्थानीय क्षेत्र में भाकर कहते हैं तीक्ष्ण ढाल वाले जो पर्वत होते हैं उनको। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा अगला आता है, इस उदयपुर के उत्तर की तरफ अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली, इन 5 जिलों के अंदर उदयपुर के उत्तरी क्षेत्र के अंदर फैला हुआ एक पर्वतीय क्षेत्र जो है वो पथरीला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहा जाता है मगरा। क्या बोलते हैं, मगरा। ये 5 जिलों के अंदर इनका विस्तार है मगरा का। तो ये प्रमुख जो है वह आपके भू आकृति आती है किसके अंदर, अरावली के अंदर। गिरवा है उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां, देशहरो है जरगा और रागा के मध्य, भाकर है जो आपके अरावली में तीक्ष्ण ढाल वाली पहाड़ियां हैं। इसी प्रकार से मगरा है उदयपुर जो आपके डिस्ट्रिक्ट है उसके उत्तर में 5 जिलों के अंदर एक पथरीला क्षेत्र है जिसे मगरा कहते हैं। अब देख लीजिए इसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि बाकी वाले अपन ने बता दिया था। भाकर किसे कहते हैं, भाकर जो है वो आपके सिरोही के अंदर मिलने वाले तीक्ष्ण ढाल वाली पहाड़ियां होती है। गिरवा क्या है, उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां फैली हुई है उसको गिरवा कहते हैं। वागड़ क्या है, वागड़ जो है यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे वागड़ कहते हैं रियासत काल से। और बांगड़ क्या है, तो हमने एक क्षेत्र पढ़ा था स्टार्टिंग में, मैंने बताया था अर्ध शुष्क रेतीले मैदान को ही रामलोचन सिंह ने राजस्थान बांगड़ प्रदेश कहा था, जिसे लघु मरुस्थल भी कहते हैं। यानी कि बांगड़ प्रदेश जो है वो राजस्थान बांगड़ प्रदेश के नाम से होगा, अर्ध शुष्क रेतीला मैदान होगा जिसमें नागौरी उच्च भूमि भी आती है। यानी कि ये किसका हिस्सा होगा, नागौर का हिस्सा हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि 3 4 1 2 इसका सही आंसर होगा। 3 4 2 1 3 4 1 2 3 4 1 2 जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके अरावली की प्रमुख भू आकृतियां जो है वो आपके। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने हाड़ौती की पठार के संबंध में। अब देखो अरावली हो गया है
उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान हो गया है, अरावली हो गई, पूर्वी मैदान हो गया, अब हाड़ौती पर आ रहे हैं। हाड़ौती के पठार के बारे में आपको क्या करना है, चर्चा करना है, और कौन से कथन जो है वो असत्य है, ध्यान रखना है, इनको जरूर ध्यान रखना है। सत्य पूछ रहा है, कैसे सत्य, असत्य कथन कौन कौन से है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी, कि भाई आपका जो हाड़ौती का पठार है वो किस प्रकार से कैसे फैला हुआ है। देखिए हाड़ौती का जो पठार है यह राजस्थान के अंदर, अगर हम बात करना चाहें तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर फैला हुआ है। दक्षिण पूर्व वाला कौन सा, ये वाला। यहाँ पर बूंदी हुआ, कोटा हुआ, झालावाड़ हुआ और बारां हुआ, यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन 4 जिलों को किस में लिया जाता है, आपके हाड़ौती के पठार में लिया जाता है। ये आपके हाड़ौती का पठार कहलाता है। ठीक है, इस हाड़ौती के पठार की अगर हम बात करें तो यह पठारी क्षेत्र है जो कि भारत के अंदर जो है यहाँ पर एक पठार मिलता है। इस जगह पर भारत में पूरा का पूरा एक पठार फैला हुआ है और उस पठार को कहते हैं मालवा का पठार। तो इस मालवा के पठार का ही एक हिस्सा है जो राजस्थान में है, उसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं। मालवा का पठार का ही पार्ट है हाड़ौती का पठार। इस हाड़ौती के पठार में एक नदी जो है वो यहाँ से प्रवाहित होती है इस तरफ से ऐसे, और इस नदी का नाम क्या है, आपके चंबल नदी है। इस चंबल नदी के हिसाब से, चूंकि इसमें यहां से एक नदी काली सिंध भी मिलती है, यहां से एक नदी इसमें परवन नदी भी मिलती है, तो इन नदियों के हिसाब से जो इसकी दिशा निकल कर आती है वह दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ जो है वह हाड़ौती की पठार की दिशा निकल कर आती है। क्योंकि हाड़ौती का पठार एक पठारी क्षेत्र है और पठार का निर्माण जो है वह हमेशा बेसाल्टिक लावे की वजह से होता है, और बेसाल्टिक लावा जो है वह क्षारीय प्रकार का होता है, और बेसाल्टिक लावे की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार से काले रंग का भी होता है, और इसी वजह से इस क्षेत्र के अंदर जो मृदा मिलती है वह मध्यम काली प्रकार की मृदा मिलती है। और मध्यम काली प्रकार की मृदा की विशेषता यह होती है कि चिकनी होती है, महीन कणों की होती है, जो जल को धारण करके रख सकती है। इसी वजह से इस आपके मध्यम काली मृदा जो है इसके अंदर कपास और सोयाबीन जो है इसकी खेती काफी होती है। कपास और सोयाबीन जो है इसकी खेती होती है। ये इसके हाड़ौती की पठार के बारे में सामान्य बातें हैं। हाड़ौती के पठार में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसको आडावाला पर्वत कहते हैं। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसे शाहबाद रामगढ़ की जो है वो पहाड़ियां कहते हैं। यहाँ पर एक पर्वतमाला फैली हुई है जिसे आडावाला पर्वत कहते हैं। यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स हो जाएगी, ये आडावाला है। मुकुंदरा हिल्स जो है वो चित्तौड़गढ़, कोटा और आपके झालावाड़ में है, और आडावाला जो है वो आपके बूंदी के अंदर है, और शाहबाद रामगढ़ की पहाड़ियां जो है वो बारां में है। यहाँ झालावाड़ के अंदर एक उच्च भूमि है जिसे कहा जाता है डग गंगधार उच्च भूमि। क्या बोलते हैं? डग गंगधार उच्च भूमि बोला जाता है। और इस डग गंगधार उच्च भूमि और आपके इस क्या नाम है इसका, शाहबाद रामगढ़ की उच्च भूमियों के मध्य यहाँ पर जो है एक पठार फैला हुआ है जिसे झालावाड़ का पठार कहते हैं। तो ये दोनों भी ध्यान रख लेना आप मोटा मोटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके यहाँ पर इसका आंसर। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है हमें हाड़ौती की पठार के बारे में। यह मालवा के पठार का ही भाग है, बिल्कुल एकदम सही है। भारत के मालवा के पठार को ही राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं। यह कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ में फैला हुआ है, बिल्कुल एकदम सही बात है। यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का ही भाग है, बिल्कुल यह भी सही बात है, क्योंकि यह राजस्थान के कौन से हिस्से में, दक्षिण पूर्व हिस्से में आ रहा है, इसी वजह से यह भी एकदम सही है। और इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है। देखिए इसका ढाल कैसे है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है यहाँ की नदियों के आधार पर, यानी कि यह भी क्या है, एकदम सही है। तो असत्य कथन कौन सा इसमें से, एक भी कथन असत्य नहीं है, यानी आंसर क्या होगा, कोई भी नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा आपके हाड़ौती का पठार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, विंध्यन कगार किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? किन किन नदियों के बेसिन के अंदर क्या मिलते हैं आपके विंध्यन कगार? तो विंध्यन कगार होते क्या है, पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो विंध्यन कगार का मतलब क्या है, देखिए विंध्यन कगार का मतलब है कि जो यहां से आपके चंबल नदी प्रवाहित होती है, ऐसे इस चंबल नदी के द्वारा यहां पर अवनाली का अपर्दन किया जाता है, और उस अवनाली का अपर्दन के माध्यम से जो है यहां पर क्या हो जाता है, बहुत गहरी गहरी जो है वो खाइया बन जाती है। और खाइया अगर यहां पर बन जाएगी तो उसे अपन कह देते हैं बीहड़, बीहड़ या फिर कंदरा कहते हैं, बीहड़ या फिर कंदरा उसको कहते हैं। और इसी चंबल नदी के पूर्वी दिशा के अंदर यहाँ पर एक पर्वतमाला फैली हुई है, और इस पर्वतमाला को कहा जाता है विंध्याचल पर्वतमाला। इस विंध्याचल पर्वतमाला के यहाँ पर छोटे छोटे जो है वो अवशेषी पर्वत भी है। इन अवशेषी पर्वतों के अंदर ही जब अवनाली का अपर्दन होगा या फिर मृदा का अपर्दन होगा, तो इन पर्वत के जो ये छोटे छोटे जो पर्वत है यहाँ पर स्थानीय रूप से, उन पर्वतों के ऊपर से जो रेत है वो तो चली जाएगी, और यहाँ पर क्या निकल जाएंगे, तीखे तीखे पत्थर निकल जाएंगे। तो इनमें से जो ये एक सिंगल तीखा पत्थर है, इसको तो बोला जाता है विंध्यन कगार। क्या बोलते हैं, विंध्यन कगार बोला जाता है।
और इन सभी को सम्मिलित रूप से जो पहाड़ी पर्वतीय वाला जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है डांग। राजस्थान में सबसे ज्यादा डांग जो है वो करौली में है, इसलिए डांग की रानी करौली को कहते हैं। सबसे ज्यादा जो बीहड़ है ये धौलपुर जिले के अंदर है, और विंध्यन कगार जो है ये लगभग इस पूरे के पूरे एरिया में मिलता है। लेकिन विंध्यन कगार फिर भी मुख्य रूप से जो है वो कहां पर मिलता है, तो यहां पर सवाई माधोपुर में एक नदी आकर मिलती है चंबल में, जिस नदी का नाम है बनास नदी, और इधर जा रही है आपके चंबल नदी। तो इस बनास और चंबल वाला ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जो है वह विंध्यन कगार जो है वो सबसे ज्यादा मिलते हैं। और विंध्यन कगार चूंकि किसके हैं, विंध्याचल पर्वतमाला के हैं, और विंध्याचल पर्वतमाला मैक्सिमम जो है वो किसकी बनी हुई है, बलुआ पत्थर की बनी हुई है। इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछता है कि विंध्यन कगार किसके बने हुए होते हैं, तो बलुआ पत्थर के ही विंध्यन कगार बने हुए होते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विंध्यन कगार किस नदी बेसिन में मिलते हैं, तो बनास और बाणगंगा नहीं होगा, चंबल और गंभीर भी नहीं होगा, बनास और चंबल जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों नदियों के बेसिन में विंध्यन कगार मिलते हैं। विंध्यन कगार क्या होते हैं, एक सिंगल पत्थर को बोलेंगे विंध्यन कगार, और इस प्रकार के पथरीले क्षेत्र को बोलेंगे पहाड़ी का क्षेत्र जो है वो डांग कहलाएगा, और बीहड़ जो है वो अवनालिका अपर्दन की वजह से निर्मित होगा। ये तीन शब्दावली आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का आता है अपना 20 नंबर का, कि झालावाड़ से आपको किस तरफ जाना है, बीकानेर की ओर जाना है। इस सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूप का अवलोकन करेंगे। भाई हमें जाना कहां से है, इस झालावाड़ से हमें कहां पर जाना है, बीकानेर पर, और जाना भी कैसे, बिल्कुल सीधा जाना है। तो इसके बीच में क्या क्या आ सकता है, देखिए यह वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, हाड़ौती का पठार कहलाता है। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वही सारा का सारा इसमें सार है क्वेश्चन का। यहां पर पूर्वी मैदान के अंदर यहां से एक नदी निकलकर ऐसे जा रही थी जिसका नाम था चंबल नदी। उसके आधार पर इस क्षेत्र को हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था चंबल बेसिन। क्या कहा था, चंबल बेसिन इसे हमने कहा था पूर्वी मैदान में। इसी प्रकार से नागौर के अंदर यहां पर इस क्षेत्र को हमने क्या कहा था, नागौरी उच्च भूमि कहा था, नागौरी उच्च भूमि कहा था, जो कि अर्ध शुष्क रेतीले मैदान का पार्ट है। और उसके बाद में यहाँ पर आपके बीकानेर जो है वो आ जाता है, जो कि खुद एक प्रकार से शुष्क रेतीले मैदान में आता है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना था, झालावाड़ से बीकानेर जाना है तो भोराट का पठार, देखिए भोराट का पठार जो है वो तो यहाँ पर पड़ता है उदयपुर के अंदर, तो यानी कि ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब भोराट का पठार जो है ये क्या हो जाएगा, आपका कट हो जाएगा। फिर मध्य माही बेसिन, देखिए मध्य माही बेसिन यहां पर पड़ता है, इसका मतलब ये भी कट हो जाएगा क्योंकि झालावाड़ वहां है। इधर आकर फिर ऐसे क्यों जाएंगे, अपने को सीधी रेखा का बोल रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा यहां सर। फिर है विंध्यन कगार। विंध्यन कगार जो है अभी देखा था, जहां पर आपके कौन कौन सी नदी मिलती है, चंबल नदी और आपके बनास नदी मिलती है, वहां पर विंध्यन कगार है। तो झालावाड़ से अपने को जाना है यहां पर, और यहां पर ऐसे जाकर ऐसे थोड़ी जाना है, अपने को सीधा जाना। इसका मतलब विंध्यन कगार भी जो है वो उसका आंसर एक प्रकार से नहीं हो सकता, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, यानी कि विंध्यन कगार भी नहीं हो सकता। फिर आया हाड़ौती का पठार। बिल्कुल हाड़ौती का पठार जो है वो सबसे हिस्सा है, झालावाड़ खुद हाड़ौती के पठार में स्थित है, इसका मतलब हाड़ौती का पठार तो आएगा ही आएगा। तो यहां से आपकी जो है वो शुरुआत होगी। फिर आता है बनास बेसिन। बनास बेसिन देखिए हाड़ौती के पठार के ऊपर ही कौन है, बनास बेसिन है, इसका मतलब बनास बेसिन भी आ जाएगा। फिर मध्य अरावली लिखा हुआ है, देखिए यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन यहां पर हमने अरावली का हिस्सा नहीं देखा, क्योंकि इस जगह पर अरावली भी तो फैली हुई है, इस प्रकार से अरावली भी यहां पर फैली हुई है। और अरावली के अंदर भी अगर हम बात करें तो यहां से इस सांबर से लेकर इस टोडगढ़ रावली तक का जो हिस्सा है अरावली का, ये किस नाम से बताया था हमने, मध्य अरावली के रूप में। तो अगर आप जाओगे चंबल बेसिन अपने, अच्छा चंबल लिख दिया, आप जो है वो बनास बेसिन को अगर क्रॉस करके भी जाओगे, ये बनास बेसिन है, चंबल नहीं है, बनास बेसिन को भी अगर आप क्रॉस करके जाओगे तो आपको अरावली को क्रॉस करते हुए फिर नागौरी उच्च भूमि होते हुए बीकानेर जाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, इस अरावली को क्रॉस करना पड़ेगा, और इस क्षेत्र में अरावली का मध्य अरावली वाला हिस्सा आता है, यानी कि हाड़ौती का पठार, बनास बेसिन, फिर मध्य अरावली, फिर नागौरी उच्च भूमि आती है। ये चंबल नहीं है, ये बनास है, गलती से लिख दिया था। इसका मतलब फिर क्या आएगा, मध्य अरावली आएगा। बिल्कुल यह सीक्वेंस क्या है, एकदम परफेक्ट है। इसके बाद में भी अगर देखना चाहे तो आपके नागौरी उच्च भूमि जो है वो और इसके आगे आ जाएगी। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा, 4 नंबर इसका सही आंसर होगा 20 नंबर के क्वेश्चन का। तो ये आपके सारे के सारे आज के 20 क्वेश्चन थे जो अपन ने देखे थे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम बात करें तो राजस्थान के सामान्य परिचय के बाद में जो पहला टॉपिक बनता है राजस्थान की भू आकृतियां, वो इसके अंदर हमने देखी है। लगभग सारा का सारा जो चैप्टर था भू आकृतियों का वो अपन ने कवर कर लिया है। चाहे रेतीला मैदान हो उसमें भी सारी की सारी चीजें, अरावली हो उसमें भी सारी की सारी चीजें, दर्रे पर्वत पठार वगैरह सब, इसी प्रकार से पूर्वी
मैदान हाड़ौती का पठार, सब कुछ कवर हो गया है। क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और अगली क्लास के लिए हम वापस मिलेंगे अगले दिन, मतलब कि एक दिन का गैप लेकर दूसरे दिन आपको क्लास मिलेगी। एक दिन का गैप इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आपको मटेरियल जो है वो बेस्ट मिले, साथ साथ आप एक बार रिवीजन भी कर ले। तो इसके बाद में जो अगला टॉपिक रहेगा राजस्थान में अफवाह प्रणाली एवं झीलें, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस क्लास को यही एंड करते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।